क्वेश्चन असाइनमेंट्स में है, व्हेन ए कोलॉइडल सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड अंडर एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वी कैन सी। फर्स्ट ऑप्शन है लाइट स्कैटर्ड बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। सो ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट ऑप्शन, जब एक कोलॉइडल सॉल्यूशन से व्हेन ए कोलॉइडल सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड अंडर एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वी कैन सी द लाइट स्कैटर्ड बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एन इनहिबिटर इज एसेंशियली ए नेगेटिव कैटलिस्ट, बी एन ऑटो कैटलिस्ट, ए होमोजीनियस कैटलिस्ट, ए हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। सो इट हैज टू बी ए ऑप्शन, ए नेगेटिव कैटलिस्ट। इनहिबिटर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ द रिएक्शन को स्लो डाउन कर दे। सो इनहिबिटर इज एसेंशियली ए नेगेटिव कैटलिस्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द ब्राउनियन मोशन इज ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन temperature fluctuation within the liquid phase, second option attraction and repulsion between charges on the colloidal particles, third option impact of molecules of the dispersion medium on the colloidal particles। तो जो random motion है colloidal particles का, that is actually due to dispersion medium के जो particles हैं वो colloidal particles के साथ strike करते रहते हैं, और ड्यू टू दैट कोलॉइडल पार्टिकल्स की रैंडम मोशन होती है, जिगजैग मोशन होता है, विच इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। सो थर्ड का सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन, गोल्ड नंबर गिव्स। सो गोल्ड नंबर क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड मिलीग्राम्स में जितना डालना पड़ेगा स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्ट की कोगुलेशन होने से उसको बचाने के लिए, जितना मिनिमम अमाउंट इन मिलीग्राम्स लायोफिलिक क्लोराइड डालना पड़ेगा 10 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्ट में। और कब बचाना है उसको? जब उसमें 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl डाला जा रहा है। सो गोल्ड नंबर is the minimum amount of the lyophilic chloride in milligrams which has to be added in 10 milliliter of standard red gold sol in order to prevent its coagulation when 1 milliliter of 10% NaCl is added to it। So इसमें कौन सी ऑप्शन देखिए ठीक होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन जो है ए, द अमाउंट ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन द colloid, नो। द अमाउंट ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड टू ब्रेक द colloid, नो। द अमाउंट ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द colloid, नो। सो तीनों ऑप्शन जो ऊपर वाली हैं गलत हैं। सो डी, नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Fifth question, a catalyst in a reaction, first option increases the activation energy of the forward reaction, increases the activation energy of the backward reaction, third option is increases the activation energy of both the reactions, D decreases the activation energy of both the reactions। So catalyst जो है it decreases the activation energy of both the reaction, forward reaction as well as backward reaction, दोनों के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देगा कैटलिस्ट, देयरफॉर रेट्स ऑफ द रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इन वाटर? NaCl ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा, ग्लूकोज नो, स्टार्च यस इट विल बी सी ऑप्शन सिक्स का, स्टार्च जो है वो पानी में कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है। सेवंथ क्वेश्चन, मिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइडल सिस्टम ऑफ, ए ऑप्शन लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस, सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मिस्ट जो है इज एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइडल सिस्टम ऑफ लिक्विड dispersed in gas। Eighth question, on addition of 1 milliliter of 10% NaCl solution to 10 milliliter gold sol in the presence of 0.25 gram of starch, the coagulation is just prevented। Starch has the gold number, तो स्टार्च एक तरह से प्रिवेंट कर रहा है कोगुलेशन, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टार्च मिलीग्राम्स में जो डालना पड़ेगा in order to prevent the coagulation will be the gold number of starch। अब मिलीग्राम्स में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे ग्राम्स में दिया हुआ है 0.25 ग्राम्स। तो एट्थ क्वेश्चन देखिए, 0.25 ग्राम्स, और इसको हम मिलीग्राम्स में कन्वर्ट कर दें, वो मिलीग्राम्स में जो स्टार्च आएगा दैट विल गिव यू द गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च। तो मिलीग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको?
0.25 into 1000, that will be 250 grams. So 250, sorry, milligrams, it will be milligrams. ग्राम्स में गिवन है और 250 मिलीग्राम्स आ रहे हैं। और गोल्ड नंबर क्या होता है कि लायोफिलिक क्लोराइड, जिससे प्रोटेक्शन दी जा रही है लायोफोबिक क्लोराइड को, मिनिमम अमाउंट उसका मिलीग्राम्स में कितना डाला जाए स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल के 10 मिलीलीटर में, सो दैट इसकी कोगुलेशन ना हो जब 1 मिलीलीटर ऑफ NaCl 10% NaCl उसमें डाला जा रहा है। सो 250 विल बी द गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च। नाइन्थ क्वेश्चन, द क्लोइडल सॉल्ट्स आर प्यूरिफाइड बाय। तो क्लोइडल सॉल्ट्स की प्यूरिफिकेशन कैसे की जा सकती है? पेप्टाइजेशन है, कोगुलेशन है, डायलिसिस। नाइन्थ का सी, डायलिसिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डायलिसिस से, जो डायलिसिस में पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है, सेलोफेन ट्यूब होती है, उसमें से जो क्लोइडल पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं होंगे, क्रिस्टलॉइड्स जो हैं वो पास हो जाएंगे। देयरफॉर क्लोइडल सॉल्ट को प्यूरिफाई डायलिसिस की हेल्प से किया जा सकता है। सो नाइन्थ का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड in lowest concentration for coagulating a sol having positively charged colloidal particles? अब इसने बोला इसमें 10th क्वेश्चन में कि जो क्लोइडल पार्टिकल्स हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लोइडल पार्टिकल्स अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, उनको कोगुलेट कौन से आयंस करेंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड। इफेक्टिव आयंस विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो हमने देखना है जिसमें नेगेटिवली चार्ज्ड आयन की, एनाइन की वैलेंसी मैक्सिमम है, जिस वाले सॉल्ट में जिसमें एनाइन की वैलेंसी मैक्सिमम है, उसकी कोगुलेटिंग पावर विल बी मैक्सिमम, और वही लोएस्ट अमाउंट में लोएस्ट कंसंट्रेशन उसी की चाहिए होगी जिसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है। तो हमने देखना है सबसे पहले कि कौन सा ऐसा एनाइन है, किस ऑप्शन में ऐसा एनाइन है जिसकी वैलेंसी मैक्सिमम है। सो 10th देखिए, पॉजिटिवली चार्ज्ड क्लोइडल पार्टिकल्स हैं, उनको फर्स्ट ऑप्शन में से क्या चीज कोगुलेट करेगी? Cl नेगेटिव। KCl में से Cl नेगेटिव। बी में देखिए SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट एनाइन। सी ऑप्शन में देखिए FeCN6, दैट विल बी 3 नेगेटिव। K3 है, अगर क्रॉस करें आप ऐसे देखिए, ऐसे देखना होता है कौन सा चार्ज है, K3 FeCN6, तो इसमें क्रॉस कीजिए कितना आ जाएगा ये? इट विल बी 3 नेगेटिव। सो इट विल बी सी में 3 नेगेटिव। और डी ऑप्शन में K4FeCN6, सो उसमें K4FeCN6 4 नेगेटिव। सो हमने हार्डी-शुल्ज रूल किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि हायर द वैलेंसी ऑफ द आयन, इफेक्टिव आयन, मोर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर। तो इसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे मैक्सिमम है और इसलिए सबसे कम अमाउंट में ये वाला सॉल्ट चाहिए होगा अगर आपने पॉजिटिवली चार्ज क्लोइडल सॉल्ट को कोगुलेट करवाना है। सो 10th का डी, K4FeCN6 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखिए, AS2S3 सॉल इज, सो AS2S3 सॉल इज, मैंने पहले भी आपको बताया है ये इट इज नेगेटिवली चार्ज सॉल। सो बी, AS2S3 sol is negative colloid, it has to be negative colloid. 12th question, which is the characteristic of a catalyst? A option, it changes equilibrium point, no, equilibrium point को change नहीं करेगा ये। It initiates the reaction, no. It alters the rate of the reaction, yes. It enhances the rate of the reaction, increases the rate of the reaction. So 12th का C is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन, काउ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इमल्शन स्टेबलाइज्ड बाय। सो मैंने आपको बताया था जो मिल्क है वो एक इमल्शन होती है, लिक्विड फैट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, लेकिन वो स्टेबल इसलिए है बिकॉज उसमें एक इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट होता है विच इज कॉल्ड केसीन।
सो सी केसीन, यू हैव टू रिमेंबर कि काउ मिल्क में जो स्टेबलाइजर है, एमल्सिफाइंग एजेंट प्रेजेंट है या एमल्सिफायर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड केसीन, और सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 13th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th क्वेश्चन। The color of the colloidal particles of gold obtained by different methods differ because of A option variable valency of gold, B option different concentration of gold particles, C option different types of impurities, D option different diameters of colloidal particles। जब colloidal particles जो हैं गोल्ड के obtained by different methods, उसमें कलर जो होगा वो डिफर करेगा बिकॉज ऑफ द डी ऑप्शन। डिफरेंट डायमीटर्स होंगे कोलॉइडल पार्टिकल्स के, बट जो रेंज होगी दैट हैज टू बी बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, लेकिन डायमीटर्स में वेरिएशन होगी, इसलिए कलर्स में भी वेरिएशन होगी। सो 14th का डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 15th क्वेश्चन देखिए। A colloidal solution is subjected to an electrical field. The particles मूव टूवर्ड्स एनोड। एनोड की तरफ को जा रहे हैं, दैट मीन्स वो खुद अपने आप कौन सा चार्ज होंगे? एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की साइड को कौन से कोलॉइडल पार्टिकल जाएंगे? जो अपने आप नेगेटिवली चार्ज हो। दैट मीन्स कोलॉइडल पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज। फर्स्ट पार्ट से ये पता चला कि कोलॉइडल पार्टिकल जो हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। द कोगुलेशन ऑफ द सेम सॉल इज स्टडीड यूजिंग NaCl, barium chloride and aluminum chloride solutions. Their coagulating power should be। अब नेगेटिवली चार्ज क्लोराइडल पार्टिकल्स हैं, ये सबसे पहली वाली लाइन से पता चल रहा है कि ए क्लोराइडल सॉल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल फील्ड और पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स एनोड। एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइडल पार्टिकल्स ही जा सकते हैं, तो इसलिए क्लोराइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हैं और इसकी कोगुलेशन को स्टडी कर रहे हैं यूजिंग NaCl, बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। देयर कोगुलेटिंग पावर शुड बी। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइडल सॉल पार्टिकल्स हैं, तो उनकी जो कोगुलेशन होगी, नेगेटिवली चार्ज है, उनकी कोगुलेशन जो होगी दैट विल बी डन बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड केटाइंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और पॉजिटिवली चार्ज क्या क्या होंगे यहाँ पे, कौन कौन से हैं? एक NaCl में इट विल बी Na पॉजिटिव। नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड में बेरियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम क्लोराइड Al3 पॉजिटिव। वैलेंसी मैक्सिमम किसकी है? Al3 पॉजिटिव की। तो सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी होनी चाहिए? एल्यूमिनियम क्लोराइड की सबसे ज्यादा, उसके बाद बेरियम क्लोराइड, उसके बाद सोडियम क्लोराइड। सो 15th का सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 0 ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन? जो एड्सॉर्प्शन होती है, यू हैव टू रिमेंबर डेल्टा G, डेल्टा H, डेल्टा S, बोथ ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव। सारे के सारे नेगेटिव होते हैं ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, डेल्टा G भी, डेल्टा H भी, डेल्टा S भी। सो 16th का D विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 17th क्वेश्चन। फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए सॉलिड, द प्लॉट ऑफ log of x over m versus log of p is linear with slope equal to n being whole number। तो स्लोप क्या होना चाहिए? ये लैंग आपको फ्रिंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म करवाया गया था। और उसमें हमने किया है कि x over m इज इक्वल टू kp रेज्ड पर 1/n। अब इसमें लॉग्स ले दोनों साइड्स पे, टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ द साइड्स, log of x over m इज इक्वल टू log of k प्लस 1/n log of p। देखिए इस केस में अगर इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, दैट मीन्स y एक्सिस पे अगर log of x over m लिया जाए और x एक्सिस पे अगर log of p लिया जाए, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी हैविंग पॉजिटिव स्लोप, और स्लोप क्या होगा?
Slope will be 1 by n. तो slope has to be 1 by n. So 17th का D 1 by n is the correct option. 18th question, which is adsorbed in maximum amount by activated charcoal. तो जो फैक्टर्स किए थे हमने कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड करती है, उसमें एक था कि नेचर ऑफ द गैस बीइंग एड्सॉर्ब्ड, और वो गैस सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब होती है जिसका टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर मैक्सिमम होता है. अब इन सब में वैसे क्रिटिकल टेम्परेचर मैक्सिमम है CO2 का, बिकॉज इंटरेक्शंस जो है मैक्सिमम CO2 में होती हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर मैक्सिमम भी CO2 का होगा. सो सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन भी CO2 की होगी. इसी वजह से याद कीजिए कि मैंने जब फैक्टर्स करवाए थे आपको कि कौन से फैक्टर्स पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है, तो उसमें एक फैक्टर मैंने करवाया था नेचर ऑफ द गैस बीइंग एड्सॉर्ब्ड. फिर उसमें टीसी डिस्कस हुआ था, क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर वैसे वो टेम्परेचर होता है किसी भी गैस के लिए जिस टेम्परेचर के ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, चाहे जितना मर्जी प्रेशर लगा दिया जाए, एंड इट इज इक्वल टू 8A/27 RB. वैसे तो उसके ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता. तो मान लीजिए दो गैसेस हैं, कि ए और दूसरी बी. एक का क्रिटिकल टेम्परेचर 15 है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, एक का मान लीजिए -15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और नॉर्मल कंडीशन रूम टेम्परेचर जो है इंडियन कंडीशन दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड. अब टीसी जिसका हाई है ए, वो जल्दी लिक्विफाई की जा सकती है, बिकॉज इसको अगर लिक्विफाई करना है, ए गैस को लिक्विफाई करना है, तो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके आना पड़ेगा इस गैस का, फिर प्रेशर लगाएंगे, गैस लिक्विफाई हो जाएगी. लेकिन इसमें टेम्परेचर आपको पहले -15 से नीचे लेके जाना पड़ेगा इस गैस का, तब जाके इसकी लिक्विफिकेशन पॉसिबल है. एफर्ट किसमें ज्यादा करने पड़ रहे हैं, इस वाले में. 25 से -15 पे जाना डिफिकल्ट है, 25 से 15 पे आना इजी है. तो जिसका हायर क्रिटिकल टेम्परेचर है जिस गैस का, उसकी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी ज्यादा. तो गैस इजीली लिक्विफाई की जा रही है, की जा सकती है, उसका मतलब ये है कि उन गैस के मॉलिक्यूल्स में, उस गैस के आपस में मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्ग हैं एज कंपेयर टू अदर गैसेस, और इसलिए उसको इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है. और जिस गैस में आपस में मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शंस काफी स्ट्रॉन्ग हैं, उसकी इंटरेक्शंस सॉलिड के साथ भी ज्यादा होंगी. दैट मींस उसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा. तो जिसका टीसी हायर होगा उसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी हायर होगा. और इन सब गैसेस में टीसी सबसे ज्यादा CO2 का होता है, इसलिए सबसे ज्यादा CO2 एड्सॉर्ब होगी. तो 18th का बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 19th क्वेश्चन, बटर इज ए colloid formed when water is dispersed in fat. तो बटर जो है वो एक कोलॉइडल सॉल है जिसमें वाटर डिस्पर्स्ड होता है इन द फैट. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 19th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, पेप्टाइजेशन डिनोट्स. सो इट हैज टू बी सी, ब्रेकिंग एंड डिस्पर्शन इनटू कोलॉइडल स्टेट. तो ये मैंने बताया था कि जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स होते हैं, उसमें अगर कोई आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, तो जो प्रेसिपिटेट होगा फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, उसका ब्रेकिंग डाउन हो जाएगा, और वो अपने ऊपर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ आयंस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा. उसके साथ साथ उसका डिस्पर्सल भी होगा, और डिस्पर्स्ड फेज में रहेगा वो, और कोलॉइडल सॉल्ट बन जाएगी. जैसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स हैं FeOH3 के, वो क्या करेगा, जब उसमें FeCl3 डालेंगे तो वो Fe3 पॉजिटिव को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा, और साथ में ये डिस्पर्स भी हो जाएंगे पार्टिकल्स, और छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे जो कि कोलॉइडल रेंज में होंगे, और ये स्टेबल रहेंगे बिकॉज ईच कोलॉइडल पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, आपस में रिपल्शंस होंगी, एंड देयरफॉर दे विल बी स्टेबल, दे विल बी इन द डिस्पर्स्ड फेज. तो पेप्टाइजेशन प्रोसेस क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को जब टूट जाता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट और कोलॉइडल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन. सो 20th का सी, ब्रेकिंग एंड डिस्पर्शन इनटू कोलॉइडल स्टेट will be the correct option for 20th question. Next question is 21st question.
मिल्क कैन बी प्रिजर्व्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट डालना होता है और प्रिजर्वेशन करवाई जा सकती है फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन डाल के, बिकॉज फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन जो है दैट इज इमल्सिफायर है वो। फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन डाल के वी कैन प्रिजर्व मिल्क बिकॉज फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन इज एन इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट होता है ये। 22nd क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लेयर्स आर एड्सॉर्ब्ड इन केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो केमिजॉर्प्शन में यूनिमॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म्ड, दैट मींस इट हैज टू बी वन लेयर। 22nd का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 23rd क्वेश्चन, which of the following kind of catalysis can be explained by the adsorption theory? So adsorption theory explain कर सकती है heterogeneous catalysis। heterogeneous catalysis क्या होता है? So heterogeneous catalysis क्या होता है? ऐसा कैटलिस्ट जिसमें कैटलिस्ट की फेज डिफरेंट हो एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल हेबर्स प्रोसेस में N2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस in the presence of iron Fe solid gives you NH3 गैस। अब इस प्रोसेस में जो फेज है रिएक्टेंट्स की गैशियस एंड इट इज कैटलिस्ट इज सॉलिड, देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। और ये फिनोमिनन हो कैसे रहा है? इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एडसॉर्प्शन थ्योरी। आपको बताया था कि हेटेरोजेनियस कैटालिसिस अगर डिस्कस किया जाए तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? गैसेस जो है दे गेट एडसॉर्ब्ड ऑनटू द सॉलिड कैटलिस्ट। जैसे यहाँ आयरन है, इसके ऊपर गैसेस एडसॉर्ब हो जाएंगी सर्टेन सुटेबल साइट्स पे। हो सकता है गैसेस डीकंपोज होने के बाद एडसॉर्ब हो या वैसी की वैसी एडसॉर्ब हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप इज केमिजॉर्प्शन। ये एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ एडसॉर्प्शन थ्योरी कि फर्स्ट जो एग्जांपल है, फर्स्ट जो केस है, फर्स्ट जो स्टेप है इसका केमिजॉर्प्शन का, इसका सॉरी हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का, दैट इज केमिजॉर्प्शन। गैसेस आर बीइंग एडसॉर्ब्ड, केमिजॉर्प्शन हो रही है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। सेकंड स्टेप में गैसेस विल डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट्स और वहां पे केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट्स बन जाएंगे एंड लास्ट स्टेप इज डिसॉर्प्शन हो जाएगी। तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एडसॉर्प्शन थ्योरी। सो 23rd का सी हेटेरोजेनियस कैटालिसिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24th क्वेश्चन, which one of the following will have the highest coagulating power for a ferric hydroxide solution? तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कौन सा चार्ज होता है उस पे, फेरिक हाइड्रोक्साइड पे। फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्ट को कौन से वाले पार्टिकल्स कोगुलेट करेंगे? एनाइंस कोगुलेट करेंगे। एनाइंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो आपने ऑप्शंस में ये देखना है कौन से वाला एनाइन ऐसा है जिसकी वैलेंसी मैक्सिमम है। सो इट विल बी डी ऑप्शन, बिकॉज फर्स्ट में देखिए आप NaCl है, फर्स्ट में इट इज NaCl और NaCl का आपको पता है NaCl पे Cl नेगेटिव पे क्या चार्ज होगा? NaCl के केस में Cl नेगेटिव हैज यूनी नेगेटिव, इट इज यूनी नेगेटिव। बेरियम क्लोराइड में Cl नेगेटिव, we have CrO4 2 negative and lastly we have FeCN6, it has the charge 3 negative। वैलेंसी किसकी मैक्सिमम है? FeCN6 3 नेगेटिव की। और फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो कौन सा सबसे इजीली कोगुलेशन कर सकता है? लास्ट ऑप्शन K3 FeCN6। सो 24th का D इज द करेक्ट ऑप्शन। 25th क्वेश्चन, पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। ये ऑप्शन देखिए, ब्राउनियन मूवमेंट एंड टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय कोलॉइडल सिस्टम्स, तो बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन, गोल्ड नंबर इज अ मेजर ऑफ द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ द लायोफिलिक क्लोराइड, इट इज आल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ ए लिक्विड इन लिक्विड इज कॉल्ड जेल, नो। लिक्विड इन लिक्विड वाली कोलॉइडल सॉल्ट को क्या कहा जाता है? एमल्शन। सो सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। सो 25th का सी। 26th क्वेश्चन,
gold number is associated with? A option electrophoresis, no. Purple of caseous, no. C option protective colloids, yes. Gold number is associated with lyophilic colloids which are protective colloids. So 26 का C is the correct option. Next question देखिए 27th question. The migration of colloidal state colloidal solute particles in a colloidal solution when an electric current is applied to the solution is known as, so it is cataphoresis or electrophoresis. जब इलेक्ट्रोड्स डिप किए जाते हैं कोलाइडल सॉल में तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस. फॉर एग्जांपल FeOH3 की कोलाइडल सॉल है, अगर FeOH3 जो है पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे वो. और अगर कोलाइडल सॉल AS2S3 की है विच इज नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल, वो एनोड की तरफ मूव करने लग जाएंगे. और इस फिनोमिनन को, जो मूवमेंट होती है कोलाइडल पार्टिकल्स की टुवर्ड्स oppositely charged electrodes, is known as electrophoresis or cataphoresis. So 27th का C electrophoresis is the correct option. Next question is 28th question. The simplest way to check whether a system is colloidal is by, so it has to be Tyndall effect. अगर लाइट स्कैटर हो रही है और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में नजर आ रही है या कई बार विजिबल, इट इज ऑल्सो विजिबल टू नेकेड आई. फॉर एग्जाम्पल सिनेमा हॉल का केस जो है, डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर, पीछे से प्रोजेक्टर से लाइट पड़ रही है पर्दे पे और उसमें जब कन्वर्जिंग लाइट जा रही है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट जा रही है, तो आपको विजिबल है. वो क्यों विजिबल है? बिकॉज कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स आर कोलाइडल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर और वो स्कैटर कर रहे हैं लाइट को. आफ्टर स्कैटरिंग लाइट इज रीचिंग अवर आईज एंड देयरफॉर द डस्ट पार्टिकल्स आर विजिबल टू अस. So 28th का A, Tyndall effect will be the most effective way to check whether colloidal system है कि नहीं है. 28th का A. 29th question, next question. Alum helps in purifying water by, so alum में होता है Al3 positive. Al3 positive क्या करेंगे? जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या मड पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड इन इम्प्योर वाटर, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे. Al3 पॉजिटिव जो है वो मड पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे और वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे. कंबाइन होने के बाद वो नीचे बैठ जाएंगे और प्योरीफाई किया जा सकता है पानी. डिकेंटेशन कर दीजिए, ऊपर वाला पानी अलग कर दीजिए, नीचे वाला गंदा पानी अलग रह जाएगा, डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे. तो एलम जो है दैट हेल्प्स इन प्योरीफाइंग वाटर बाय, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. एल्यूमिनियम विच कोगुलेट्स द मड पार्टिकल्स. So ये क्वेश्चन जो है 29th क्वेश्चन, इट हैज अपीयर्ड इन AIEEE 2002. So alum helps in purifying water. कैसे? Al3 पॉजिटिव जो है आयंस उसके एलम के, वो मड पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे और कोगुलेट कर देंगे. So 29th का C is the correct option. Aluminium which coagulates the mud particles. Last question in surface chemistry is 30th question. और क्वेश्चन है ये, फेरिक क्लोराइड is applied to stop bleeding because. A is the correct option. फेरिक क्लोराइड में से Fe3 पॉजिटिव आयंस जो हैं वो कोगुलेट कर देंगे नेगेटिवली चार्ज्ड ब्लड सॉल्यूशन को. ब्लड आपको याद रखना है इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल होती है ब्लड, तो उसको कोगुलेट कौन से आयंस कर सकते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो FeCl3 डालेंगे जब, तो FeCl3 में से कौन से पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आएंगे? Fe3 पॉजिटिव. So 30th का ferric chloride is applied to stop bleeding because A will be the correct answer. Fe3 positive ions coagulate negatively charged blood solution. So this was surface chemistry.